हेलो गाइस, आई एम अंकित भट्ट। स्वागत है आपका उत्तराखंड ऑनलाइन एजुकेशन हब में। तो गाइज, उत्तराखंड हिस्ट्री में हमारी जो सीरीज चल रही थी, परमार राजवंश चल रहा था। और परमार राजवंश में हम पढ़ चुके थे 37वें राजा जो कि थे हमारे अजयपाल जी। तो आज हम 38वें राजा से आगे की ओर बढ़ेंगे। तो गाइज, वीडियो को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो गाइज, अगर हम बात करें अपने 38वें राजा की, तो 38वें राजा तो वो हम थे हमारे कल्याण पाल, और कुछ इतिहासकारों ने इनको क्या बोला है, कल्याण शाह भी बोला है। तो देखिए, अगर कल्याण शाह या कल्याण पाल की बात करें तो इन्होंने जो अपना राज्यभार संभाल दिया, किसको दे दिया था, मंत्रियों को दे दिया था। मतलब ये नाम मात्र के राजा थे, पर इनके राज्य में जो भी कामकाज होता था वो किसके द्वारा देखा जाता था, इनके मंत्रियों के नियंत्रण में रहता था। उसके बाद हम बात करें 39th राजा की, तो वो थे सुंदरपाल। और 40th जो राजा थे वो थे हंसपाल। तो इनके बारे में ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन मिलती नहीं है, तो बस आप नाम याद रखिएगा। 40वें राजा कौन थे, हमारे हंसपाल थे। फिर बात करें हम अपने 41वें राजा की गाइज, तो 41वें राजा आते हैं विजयपाल जी। ठीक है, यहाँ पे 42 लिखा है, ये 41 है। 41वें राजा विजयपाल थे। इनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो ये कि इन्होंने नीति घाट, जो नीति दर्रा आप पढ़ते हैं, उसको पार करके भोट राजा, भोट तब गाइज तिब्बत को बोला जाता था, ठीक है, तो तिब्बत के राजा पर या तिब्बत पर इन्होंने क्या कर दिया था, आक्रमण कर दिया था। किसने, विजयपाल ने। 41वें जो कि क्या थे, हमारे राजा थे। फिर 42वें राजा के रूप में सहजपाल जी गद्दी पर बैठते हैं। तो गद्दी पर बैठते कब हैं ये, 1547 में, और मृत्यु कब हो जाती है इनकी, 1575 में ये मृत्यु हो जाती है। अब इनके बारे में जो जानकारी मिलती है गाइज, सहजपाल के बारे में, वो हमें इनके 5 अभिलेखों से प्राप्त हुए हैं। अब ये जो अभिलेख है गाइज, ये हमें मुख्यतः देवप्रयाग रघुनाथ मंदिर से प्राप्त हुए हैं। तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो यही बन जाएगा आपका, जब मैं मंदिर वाली सीरीज कराऊंगा, रघुनाथ मंदिर कहाँ स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है, देवप्रयाग में स्थित है। यहीं से हमें सहजपाल के क्या मिले हैं, अभिलेख मिले हैं। इसके अलावा इनका शिलालेख भी मिले हैं क्षेत्रफल मंदिर से, और पुराना शिलालेख है जो कि, और अंतिम शिलालेख इनका रघुनाथ मंदिर से मिला है। ये दोनों देवप्रयाग में स्थित हैं। अब बात करते हैं गाइज इनके समकालीन की, कि ये किस किस के समकालीन थे। जब सहजपाल यहाँ पर गद्दी पे बैठे थे परमार राजवंश में, तो उसी टाइम पे पहले तो बालो कल्याण चंद, ठीक है, और उसके बाद उनका पुत्र रुद्रचंद, ये दो क्या थे, इनका शासनकाल था 1547 से 1575 के बीच में। अगर हम बात करें दिल्ली में कि दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा था, तो दिल्ली की गद्दी पर देखिए रुद्रचंद किससे मिलने गया था, अकबर से मिलने गया था। तो अकबर के ही समकालीन कौन हो जाएंगे, हमारे सहजपाल जी हो जाएंगे। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बालो कल्याण चंद और रुद्रचंद के समकालीन सहजपाल। दिल्ली में बात करोगे तो अकबर के समकालीन था। नेक्स्ट बात करें तो सहजपाल के शासन में सम्राट अकबर ने मनसबदार हुसैनिया खां, ठीक है, अब क्या था देखो, मनसबदार था हुसैनिया खां। किसका मनसबदार था ये, अकबर का मनसबदार था। इसने शिवालिक की पहाड़ियों पर आक्रमण कर दिया और वहाँ पर छापा मारकर क्या की थी, बहुत ज़्यादा लूटपाट की थी। तो क्वेश्चन क्या बन सकता है, हुसैनिया खां ने किस गढ़वाल के राजा के टाइम पे शिवालिक की पहाड़ियों पर क्या किया था, आक्रमण किया था या लूटपाट की थी। तो किसके टाइम पे किया था गाइज, सहजपाल के टाइम पे क्या किया था, हुसैनिया खां ने आक्रमण किया था। और वो कुमाऊं पे, तो देखो गाइज चल क्या रहा था, कुमाऊं के राजवंश में तो क्या था, कुमाऊं लोगों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी रुद्रचंद ने, बट गढ़वाल हमेशा से एक क्या था, स्वतंत्र राजवंश की तरह इसने क्या किया है, शासन किया। इवन आप टिहरी रियासत भी देख लेंगे, कुमाऊं और गढ़वाल में क्या हो चुका था, ब्रिटिश रूल आ चुका था, बट उन्होंने टिहरी रियासत अपनी क्या कर दी थी, अलग दे दी गई थी उन्हें। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें गाइज, तो उसके बाद सहजपाल के बारे में कवि भरत ने मानोदय काव्य में, मानोदय काव्य है जो कि गढ़वाल राजवंश के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, किसके द्वारा लिखा गया है, भरत के द्वारा लिखा गया है। तो इन्होंने अपने इस मानोदय काव्य में सहजपाल को राजनीति चतुर, मतलब जो राजनीति करना जानता हो, जिसकी राजनीति अच्छी हो, ठीक है, जो अच्छी तरह से राजकाज संभाल सके, तथा संग्राम में शत्रु को सताप देने वाला, शत्रु को सताप देने वाले का मतलब है जो शत्रुओं के छक्के छुड़ा दे, जो क्या कर दे, शत्रुओं के छक्के छुड़ा दे वाला बताया है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो गढ़वाल अपनी चरमतम परिणति पर था। तो जैसे ही हमारे सहजपाल ने गद्दी संभाली थी, तो उनके टाइम पर क्या हो गया था, गढ़वाल राजवंश जो था वो अपने चरम पर था, मतलब इनका उन्नति काल चल रहा था, टॉप पे थे इसके टाइम पे। रामायण प्रदीप के अनुसार सहजपाल महाबली तथा विद्वानों को आश्रय देता था।
तो जो रामायण प्रदीप है उसमें हमें बताया गया है कि हमारे जो सहजपाल जी थे वो जो महाबली होते थे, जो योद्धा होते थे, उनको और विद्वानों को क्या करते थे, आश्रय देते थे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें गाइज, तो इसके बाद सहजपाल के बारे में जो ये मैंने बताया था आपको, उनके शिलालेखों के बारे में 1548 क्षेत्रफल के मंदिर के द्वार पर, और जो इनका अंतिम शिलालेख मिला है वो 1561 वाला है, जो कि रघुनाथ जी मंदिर में घंटी में क्या किया गया है, खुदवाया गया है। ठीक है, एक घंटी है, उससे प्राप्त होता है इनका अंतिम शिलालेख। नेक्स्ट बात करें गाइज, तो इसके बाद जो हमारे 43वें राजा बैठते हैं गद्दी पर वो होते हैं बलभद्र शाह। कब बैठते हैं गद्दी पर, तो 1575 में जैसे ही हमारे सहजपाल जी जाते हैं तो ऐसे ही 1575 से 1591 इनका शासनकाल माना जाता है। तो ये क्या थे, ये पहले शासक थे जिसे शाह की उपाधि दी गई। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले शासक जिन्हें शाह की उपाधि दी गई थी कौन थे, वो बहलोल लोदी थे। अब गाइज ये यहाँ पे मैंने वो थे हमारे बलभद्र शाह, यहीं से क्या हुआ था, शाह की उपाधि धारण की थी। अब यहाँ पर क्या बोला जाता है कि कुछ लोग बोलते हैं बहलोल लोदी ने दी थी, बट कुछ इतिहासकार इसका क्या करते हैं, खंडन भी करते हैं। तो ये बुक्स में लिखा हुआ है बहलोल लोदी, तब मैं आपको ये बता रहा हूँ। ठीक है, बट सारे इतिहासकारों का एक मत इसमें नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, इनके उपनाम मिलते हैं हमें बहुत से, कहीं पर इन्हें बलभद्र शाह बोला जाता है, इनका नाम बलराम शाह भी बोला गया है, राम शाह और बहादुर शाह, ये सारे के सारे उपनाम थे हमारे किसके, बलभद्र शाह के, जो कि 43वें राजा थे गढ़वाल राजवंश के। ठीक है गाइस, क्योंकि ये बहलोल लोदी वाला तो चल नहीं सकता ना, क्योंकि इससे पहले हम अकबर की बात कर रहे हैं, लोदी वंश उससे पहले आ जाएगा। और अगर बात करें, कुछ इतिहासकार हमारे जो मानते हैं भक्त दर्शन की जो धारणा है गाइज, कि जब भारतीय इतिहास का जो शहजादा था दारा शिकोह अपने अनुज के हाथों जब परास्त हो गया था, तो उसने श्रीनगर में शरण ले ली थी, लेकिन जो श्रीनगर के नरेश थे उन्होंने दारा शिकोह को क्या कर दिया था, मुगलिया सल्तनत को दे दिया था, औरंगजेब को, और उससे प्रसन्न होकर श्रीनगर की इस अनूठी सेवा के लिए उन्हें क्या दिया गया था, शाह की उपाधि मिली। तो एक अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं जो कि हमें बताए जाते हैं। ठीक है, बट हम इस कहानी मतलब इस बात को भी क्या है, भक्त दर्शन की इस बात को हम सच नहीं मान सकते। क्यों, क्योंकि देखिए बलभद्र शाह का हम शासनकाल तो मानते हैं बुक्स पे 1575 से 1591, और जब औरंगजेब की शासनकाल की बात करते हो तो 1658 ईस्वी में सत्तारूढ़ हुए थे, तो बहुत ज़्यादा अंतर आ गया ना, तो ये बात भी वो नहीं हो गई। तो मे भी बहलोल लोदी हो भी सकता है, इसीलिए मैंने बहलोल लोदी यहाँ पे ज़्यादा क्या किया है, प्रीफर किया है। अब अगर बात करें, उपनाम मैंने बता दिए गाइज, उसके बाद अगर आगे बढ़ें तो राजा बलभद्र शाह अपने बल एवं प्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। ठीक है, जनता में ये क्या थे, बहुत क्या थे, बलशाली तो थे ही, साथ में ये जनप्रिय भी थे, लोगों में क्या थे, ये प्रिय शासक थे। कवि देवराज ने बलभद्र शाह की तुलना भीमसेन समोबली से की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस शासक की तुलना भीमसेन समोबली से की गई है, तो किसकी की गई है, बलभद्र शाह की गई है। किसके द्वारा की गई है, तो कवि देवराज के द्वारा की गई है। नेक्स्ट फैक्ट की तरफ बढ़ेगा, तो शासनकाल की महत्वपूर्ण घटना जानते हैं अगर इनकी, तो इनके टाइम में बधाड़गढ़ का युद्ध हुआ था। ठीक है, बधाड़गढ़ का जो युद्ध हुआ था किस किस के बीच, मैंने पढ़ाया था आपको जब हम रुद्रचंद पढ़ रहे थे, तो मैंने बोला था रुद्रचंद ने गढ़वाल पर आक्रमण किया था बधाड़ नामक स्थान पर। तो वो जो युद्ध था वो किस किस के बीच लड़ा गया था, बलभद्र शाह और रुद्रचंद्र के बीच लड़ा गया था। इसकी डेट की बात को, इसी को गाइज ग्वालदम का युद्ध भी कहते हैं। अगर आपसे ग्वालदम का युद्ध पूछे तो तब भी कौन सा हो जाएगा आपका, यही हो जाएगा। देखिए मैंने लिखा है। अब डेट की बात करूँ गाइज, तो डेट क्या है, फिर से इनकी अलग अलग मानी गई है। कुछ इतिहासकार लोग क्या मानते हैं 1581 और कुछ 1590 से 91। बट यहाँ से एक चीज़ जो फैक्ट है वो हमें पता चल जाता है कि बलभद्र शाह 1575 से 91 के बीच में शासन करा, और इसी बीच 1580 से 1591 के बीच दोनों के मध्य बलभद्र शाह और रुद्रचंद के बीच किसी न किसी सन में एक युद्ध हुआ था। उसी युद्ध को क्या बोला गया, ग्वालदम का युद्ध बोला गया। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, देखिए तो जो ये युद्ध हुआ था कौन किसने किसकी तरफ से इसमें लड़ा था, तो देखिए बलभद्र शाह जो कि हमारे गढ़वाल राजवंश लोग थे, बलभद्र शाह का साथ दिया था इसमें सुखलदेव ने। ठीक है, ये सुखलदेव होगा। सुखलदेव कौन था, तो एक कत्यूरी राजकुमार था। मैंने बताया था आपको पहले क्या चल रहा था, कत्यूरियों का शासन चल रहा था, तो पूरी तरीके से कत्यूरी खत्म तो हुए नहीं थे, छोटे छोटे कहीं कहीं छोटे छोटी जगहों पे वो राज कर रहे थे। तो यही था जो कत्यूरी और शाह लोग एक साथ लड़ रहे थे। कुमाऊनी सेना की बात करें तो कुमाऊनी सेना में बलभद्रपाल
रुद्रचंद के समकालीन ही था ये, ठीक है। बलभद्रपाल प्लस रुद्रचंद, इन दोनों ने क्या किया था, युद्ध लड़ा था। अब इसमें क्या हुआ, विजय किसकी हुई, अगर इसकी विजय की बात करेगा ही तो युद्ध में कुमाऊनी सेना का जो सेनापति था पुरुषपंत, वो मारा गया तथा कुमाऊनी सेना की क्या हुई, पराजय हुई। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रुद्रचंद का कौन सा सेनापति बधाड़गढ़ के युद्ध में मारा गया, तो पुरुषपंत मारा गया, ठीक है। कौन से युद्ध में, ग्वालदम के युद्ध में या बधाड़गढ़ के युद्ध में। विजय किसकी हुई, तो बलभद्र शाह की इसमें क्या हुई थी गाइज, विजय हुई थी। इतनी हो गई इंपॉर्टेंट बातें। नेक्स्ट फैक्ट की बात करें गाइज, तो बहादुर शाह ने राजधानी श्रीनगर में प्रस्तर के विशाल राजभवन का निर्माण कराया। तो प्रस्तर का विशाल राजभवन किसके द्वारा बनवाया गया, किसके द्वारा बनवाया गया, बलभद्र शाह के द्वारा बनवाया गया। ये है कहाँ पर, तो श्रीनगर में स्थित है। इसकी जानकारी कहाँ पे मिलती है गाइज, जो रामायण प्रदीप है, इसका उल्लेख रामायण प्रदीप में है, श्लोक नंबर 24 से मिलता है। दूसरी बात करें गाइज, तो 1581 में अकबर के खिलाफ कटेहर का विद्रोह, ठीक है, इसने क्या किया, कटेहर का विद्रोह कर दिया। मैंने बताया आपको इससे पहले क्या था, हुसैनिया खां आया था सहजपाल के टाइम में, उनने क्या किया था, शिवालिक की पहाड़ियों पर आक्रमण कर दिया था। तो इस चीज़ से बलभद्र शाह क्या करता है, विरोधी एक उसका साथी होता है मुकुटसेन, ये दोनों मिलकर क्या कर देते हैं, अकबर के खिलाफ विद्रोह छिड़ देते हैं और उसी को क्या बोला गया, कटेहर का विद्रोह। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा सन, तो 1581 में कौन से राजा के द्वारा, बलभद्र शाह के द्वारा। और ये गाइज बलभद्र शाह ना भी दे, क्योंकि ये जो हम अकबर की बात करें उनकी बुक्स में जो हमें मिलता है वो राम शाह का नाम मिलता है, ठीक है। और यहीं पर हमने बोला बलभद्र शाह का एक उपनाम क्या था, राम शाह भी था। तो मुकुटसेन और राम शाह ये दो विरोधी थे जिन्होंने कटेहर का विद्रोह क्या किया था, स्टार्ट किया था अकबर के विरुद्ध। उसके बाद बात करें गाइज, तो 43 राजा हो चुके हैं हमारे ख़त्म, 44वें राजा आते हैं। 44वें राजा का नाम होता है हमारे महाराजा मानसा, ठीक है। इंपॉर्टेंट राजा हैं हमारे, क्योंकि इनको उपाधि आपको पता होगा क्या दी जाती है, गर्वभंजन भी इन्हें बोला जाता है। तो 1591 में ये गद्दी पर बैठे थे और 1611 तक इन्होंने क्या किया, शासन किया। तो काफ़ी लंबा टाइम पीरियड तो नहीं था। तो देखिए इनके बीच जो जो इन्होंने वर्क किए, सबसे पहले हम देखते हैं समकालीन किस किस के थे। तो देखिए इससे पहले अगर मैं बात करूं तो रुद्रचंद के समकालीन कौन था, महाराजा मानसा से पहले कौन बैठे थे, बलभद्र शाह। तो बलभद्र शाह क्या हो जाएंगे, हमारे मानसा रुद्रचंद के समकालीन थे। उसके बाद रुद्रचंद का बेटा कौन था, लक्ष्मीचंद आ जाता है शासन पर। तो रुद्रचंद और लक्ष्मीचंद दोनों के समकालीन महाराजा मानसा थे। अगर हम मुगलों की बात करें गाइज, तो मुगलों में ये किसके समकालीन थे, अकबर और जहांगीर, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट फैक्ट की बात करें, जो इनको उपाधि दी गई है गाइज, इनको गर्वभंजन उपाधि और दूसरा महाराज धीराज भी क्या है बोला जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गर्वभंजन बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछता है। तो महाराजा मानसा जो है उनको क्या बोला जाता है, गर्वभंजन बोला जाता है। उनके अभिलेखों की बात करें तो देखिए देवप्रयाग के क्षेत्रफल मंदिर और रघुनाथ मंदिर से शिलालेख प्राप्त हुए हैं। कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं, एक तो क्षेत्रफल मंदिर और दूसरा रघुनाथ मंदिर। दोनों मंदिर कहाँ पर स्थित है, ये देवप्रयाग में स्थित है। फिर अगर हम चले नेक्स्ट पॉइंट पे, तो 7 बार लक्ष्मीचंद ने 1597 से 1611 तक आक्रमण किया और हर बार उसे क्या मिली थी, हार मिली थी। मैंने रुद्रचंद वाली जब सीरीज कराई थी, रुद्रचंद बहुत बुरी तरीके से हार चुका था बलभद्र शाह से। तो पिताजी की इसी क्या करने के लिए, इस हार का बदला लेने के लिए अब जो उसका बेटा होता है लक्ष्मीचंद, वो क्या करता है, गढ़वाल पर आक्रमण करता है। इसी बीच वो कितने बार, 7 बार आक्रमण करता है और 7 की 7 बार उसे क्या मिलती है, हार मिलती है। अंतिम युद्ध होता है 8वां, तब जाके वहाँ से कुमाऊं राजवंश को क्या मिलती है, विजय मिलती है। पढ़ेंगे उसके बारे में आगे। तो देखिए 7 बार विजयी हो, 7 बार आक्रमण किया किसने, लक्ष्मीचंद ने। किसके टाइम में किया, महाराजा मानसा के टाइम पे किया, लेकिन 7 बार उसको क्या मिली गाइज, हार मिली। अंतिम आक्रमण जो किया था गाइज, उसे पैनोगढ़ या पयनु दुर्ग का युद्ध भी कहते हैं। तो ये ऐसे पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन, पैनोगढ़ का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था, लक्ष्मीचंद और महाराजा मानसा के बीच, या पयनु दुर्ग का युद्ध किस किस के बीच लड़ा था, तब भी आपका आंसर हो जाएगा मानसा और लक्ष्मीचंद। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं मैं इसी में बता रहा हूँ गाइज। जब मैं आपकी ऑब्जेक्टिव सीरीज स्टार्ट करूँगा तो इन्हीं से क्वेश्चन भी बनाऊंगा, ठीक है। तो आप देखते रहिए वीडियोज़ को और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट अगर बात करें तो देखिए मैंने बताया फिर 8वीं बार आक्रमण करता है और इस 8वीं बार आक्रमण में जो लक्ष्मीचंद हो जाता है उसकी क्या हो जाती है, विजय हो जाती है।
ठीक है। और यहाँ तो गढ़ नरेश गढ़ सेना नायक था कौन, खतड़ सिंह, उसकी क्या हो जाती है गाइज, हार हो जाती है। जैसे जब रुद्रचंद ने आक्रमण किया था तो पुरुषपंत मारा गया था बलभद्र शाह के साथ, उस समय कौन जीता था, गढ़वाल वाले जीते। 8वें युद्ध में कौन जीतता है, हमारे मानसा और लक्ष्मीचंद के बीच में जो होता है, लक्ष्मीचंद जीत जाता है और साथ में गढ़वाल के सेना नायक खतड़ सिंह की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो देखिए फिर नेक्स्ट अगर हम देखें तो मानसा के सेनापति नंदी ने चंपावत पर अधिकार कर लिया था। हुआ क्या था गाइज, जब वो 7 बार आक्रमण करता है लक्ष्मीचंद, तो इससे क्या हो जाता है, गढ़वाल वाले परेशान हो जाते हैं, ठीक है। तो इसी बीच जो उनका क्या होता है, सेनापति होता है नंदी, वो कुमाऊं पर आक्रमण कर देता है और कुछ इतिहासकार मानते हैं कि उसने इनकी जो राजधानी थी चंपावत, वहाँ पर क्या कर लिया था, अपना अधिकार कर लिया था। मानसा के दरबार में यूरोपीय यात्री विलियम फिंच आए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विलियम फिंच किसके शासनकाल में उत्तराखंड में आए थे, तो किसके शासनकाल में, महाराजा मानसा के शासनकाल में। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है अर्ली ट्रेवल्स इन इंडिया, ठीक है, अर्ली ट्रेवल्स इन इंडिया में गढ़वाल व मानसा का वर्णन किया है। तो क्वेश्चन क्या बन सकता है, गढ़वाल व मानसा का वर्णन किस बुक में है, तो किस बुक में है, अर्ली ट्रेवल्स इन इंडिया। किसके द्वारा किया गया है, विलियम फिंच के द्वारा किया गया है। कहाँ से थे विलियम फिंच, तो ये यूरोपीय यात्री थे। इन्होंने क्या बोला है गाइज, इन्होंने बताया कि जो मानसा थे वो शौर्यवान शासक थे एक तो, और उनके दरबार में जो शौर्यवान शासक थे और जो राजा थे वो सोने के बर्तनों में क्या करते थे, भोजन करते थे। तो ऐसे पूछ सकता है किस कवि ने यह बताया है कि मानसा सोने के बर्तनों में भोजन करते थे, तो कौन किसने बताया, विलियम फिंच ने। कौन सी बुक में बताया, अर्ली ट्रेवल्स इन इंडिया। उसके बाद क्या करते हैं गाई जी, अंतिम टाइम पे भोट देश पर क्या कर देते हैं, चढ़ाई। भोट देश मतलब तिब्बत पर क्या कर देते हैं, ये चढ़ाई कर देते हैं। और तिब्बत पर जब चढ़ाई होती है गाइज, सबसे पहले ये दापा के शासक काकता मोर पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। तो एक क्वेश्चन ये बनेगा, काकता मोर कहाँ का शासक था, तो ये दापा का शासक था। इस पर विजय किसने प्राप्त की थी, तो महाराजा मानसा ने इस पर क्या की थी, विजय प्राप्त की थी। देखिए एक ही लाइन को 3 किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है वो समझिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो दूसरा आक्रमण ये करता है छपराड़ के शासक प्रसाद, ठीक है। छपराड़ का शासक कौन था, उसमें प्रसाद था। वहाँ से भी ये विजय प्राप्त कर लेता है गाइज, और वहाँ से सुंदर स्वर्ण कलश लाया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, स्वर्ण कलश कौन सा राजा लाया था छपराड़ से, तो महाराजा मानसा लाए थे। उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन स्वर्ण कलशों को गौरी मठ में क्या कर दिया, प्रतिस्थापित कर दिया। ठीक हो गया, इतनी इंपॉर्टेंट चीज हो गई है। जैसे हमारा क्या हुआ था, नंदा देवी पे मूर्ति स्थापित की गई थी, ऐसे ही ये क्या करता है, चंद राजवंशों ने की थी अल्मोड़ा वाली, ऐसे ही ये क्या करता है, तिब्बत पर आक्रमण कर देता है। और वहाँ आक्रमण करने पर जो छपराड़ का शासक होता है उसको हरा करके वहाँ से सोने के कलश लाता है, और इन कलशों की स्थापना गौरी मठ में क्या कर दी जाती है, महाराजा मानसा के द्वारा कर दी जाती है। और जब वो वापस आता है गाइज, तो जीतू जो होता है, ठीक है, जीतू को भोट देश का पौधार नियुक्त कर देता है। पौधार का मतलब जो उसके क्या होगा, जब वो नहीं होगा मानसा वहाँ पर, तो उसके अनुपस्थिति में शासन को संभालेगा, उसे कहते थे पौधार। तो ये हो गया गाइज हमारा महाराजा मानसा के बारे में। 44 राजा के बारे में गाइज हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हमारे यहाँ से 16 to 17 राजा और मिलेंगे, 16 से, क्योंकि हम टिहरी रियासत भी इसी में करेंगे। वैसे 55 राजा पढ़ेंगे हम, ठीक है। टिहरी रियासत के बाद हम चलेंगे अपने गोरखा शासन पे, फिर अंग्रेजों के शासनकाल पे आ जाएंगे। तो आई होप कि आपको वीडियोज़ पसंद आ रही होंगी गाइज। आप रिवाइज करते रहिए, जैसे ही गढ़वाल राजवंश खत्म होगा मैं नोट्स व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करवा दूंगा आपको, जैसे चंद राजवंश के दिए हुए। तो मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स, बाय, हैव अ गुड डे।